हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक यू ऑल आर वेरी वेल, वेरी हैप्पी, वेरी गुड। तो आज का जो टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस। जब हमने डेफिनेशन देखा था चार्ज का, तो वहाँ पे देखा था हमने कि चार्जेस के बीच इंटरेक्शन होती है, और वहाँ पे आपने ये भी देखा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे जिसके बीच इंटरेक्शन होती है, और वहाँ पे आपने ये भी देखा था कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो आज हम उसी प्रॉपर्टी की बात करेंगे। दो चार्ज या दो से अधिक चार्ज के बीच फोर्स की बातें जब होती है, तो वहाँ पे कूलम साहब ने एक लॉ प्रपोज किया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है। तो आज हमारा टॉपिक, मेन टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यस, यहाँ हम बात करें कूलम्स लॉ के बारे में। इसका जो टॉपिक है हम लोगों का 4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो यहां पे है, दिस एप्सिलॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसको आप देखेंगे कई जगह बुक में लिखा होता है एब्सोल्यूट, यहां पे एप्सिलॉन, इसको हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का मतलब यहां पे क्या है? तो मीडियम जो है ये दो चार्ज के बीच के इंटरेक्शन को अफेक्ट करता है, और इसकी प्रॉपर्टी मीडियम टू मीडियम चेंज होते रहती है। यहां पे एप्सिलॉन को हम लोग लिख सकते हैं एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। यहां एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होगा? एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन आर का मतलब क्या होगा? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। हम डिटेल्स इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक जितना देखा हमने उसके अकॉर्डिंग क्या देखेंगे? तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। एक दूसरी चीज क्या देखा हमने? एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन यहां पे जो है इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको लोग बोलते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट। याद रखोगे, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 पावर -12, और एप्सिलॉन आर जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ध्यान रखना इस चीज को, इट इज ऑल्सो गिवन बाय एप्सिलॉन अपॉन में एप्सिलॉन नोट। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग, जब हम बात करते हैं एयर का और वैक्यूम का, तो एयर या वैक्यूम के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 1, अप्रोक्सीमेटली 1 मान लो, 1 ही मानते हैं हम लोग। याद रखेंगे फॉर वाटर
एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती है 81। तो यहां हम ये देख रहे हैं कि फॉर डिफरेंट मीडियम रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है। सो नाउ कूलम्स लॉ may written like this. Now Coulomb's law may written like this. क्या लिख सकते हैं हम लोग? यहां देखेंगे F इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये है आपका कूलम्स लॉ का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। यहां देखोगे फॉर एयर, अगर दो चार्ज एयर में हो तो फॉर एयर ई आर की वैल्यू 1 लिखते हैं हम लोग। सो एफ इज गिवन बाय 1 अपॉन में 4 पाई का मतलब हम जानते हैं 3.14 एंड एप्सिलॉन नोट का मतलब हमने देखा अभी 8.85 इंटू 10 पावर -12 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां से हम कंक्लूजन क्या निकाल के आए हैं? When 2 point charge are kept at distance r in air, according to Coulomb's law, force between them is given by F is equal to 9 into 10 power 9 Q1 Q2 by r square. This is final expression for the force between two charges when they are kept in air. But at the same time, for other medium, यहां क्या देखेंगे हम लोग? इसका एफ एम लिख लेते हैं। एफ एम इज गिवन बाय 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहां पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन है, इसकी वैल्यू तो पता है हमें, हम लिख सकते हैं यहाँ पे एफ एम इज इक्वल टू, यहां से देखोगे ये वैल्यू था 9 इंटू 10 पावर 9। सो यू कैन राइट 9 इंटू 10 पावर 9 अपॉन एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी इज एप्सिलॉन आर। अब जिस मीडियम का जो वैल्यू होगा वो वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं एफ एम को हम लिख सकते हैं एक तरीके से एफ एयर अपॉन में एप्सिलॉन आर, आप ये भी लिख सकते हो। और एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एफ एयर अपॉन में एफ मीडियम। देखो इस एक्सप्रेशन का एक अपना सिग्निफिकेंस है। यहां से हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। किसी मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी होगा वो क्या होना चाहिए? तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर एंड फोर्स बिटवीन सेम चार्ज इन दैट मीडियम का रेशियो। सो वी कैन से relative permittivity of a medium is defined as the ratio of force between two charges when they kept in air to force between same charge when they kept in some a certain medium. You can see here relative permittivity is the ratio of same type of quantity. So there is no unit and no dimension of relative permittivity. बिल्कुल आप याद रखिए इस चीज को। आपसे कई बार पूछा जाता है एप्सिलॉन नोट
कि यूनिट भी होगी, डायमेंशन भी होगा, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी की ना यूनिट होगा ना डायमेंशन होगा, बिकॉज इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी। क्लियर है? वेरी गुड। अब यहां से एक बात और देखोगे आप, हम बात करते हैं फॉर वाटर। फॉर वाटर, फोर्स बिटवीन two charges in water is given by force between two charges in air upon में 81. Why 81? Because relative permittivity of water is 81. इसका सिग्निफिकेंस यहां पे देखो, आप जानते हो अगर हम NaCl की बात करना चाहें, Na+Cl-, जिसको सॉल्ट बोलते हैं, एडिबल सॉल्ट, इनके बीच फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ही एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज इट इज आयनिक कंपाउंड। एयर में सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स इंटैक्ट होते हैं, बट जब आप इसको वाटर में डालते हो तो ये वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों डिजोल्व होते हैं? बिकॉज व्हेन यू पुट सॉल्ट इन वाटर, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस बिकम्स 1/81 times of force between same ions as air. एयर के कंपैरिजन में इन दो आयंस के बीच का फोर्स जो है वो 1/81 टाइम्स कम हो जाता है, मतलब 81 पार्ट कम हो जाता है, वीक हो जाता है। और जब फोर्स वीक होगा तो ये आयंस क्या होंगे? सेपरेट होंगे, तो मॉलिक्यूल्स क्या होता है? वाटर में डिजोल्व हो जाता है। दैट्स व्हाई वाटर इज रिगार्डेड एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट होने में रिलेटिव परमिटिविटी की भी काफी अहम रोल है, वेरी इंपॉर्टेंट रोल। रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हम आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में अबाउट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी रिलेटिव परमिटिविटी का ही दूसरा नाम है, याद रखेंगे आप लोग। तो यहां हमने क्या देखा कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज depends upon nature of surrounding, depend upon product of two charges, and also depend upon distance. If magnitude of Q1 and Q2 increases, force between them increases. If distance between two charges increases, force decreases. If distance between two charges decreases, force increases. यहां से काफी अच्छा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख देता हूं यहां पे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा। फॉर टू डिफरेंट सिचुएशन, F1 अपॉन में F2 इज गिवन बाय K Q1 Q2 अपॉन में R1 का स्क्वायर अपॉन में K डैश ले लेता हूं इंटू Q1 डैश Q2 डैश अपॉन में R2 का स्क्वायर। फॉर द वेरिएशन ऑफ डिफरेंट कंडीशन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू गेट आंसर। तो ये हमने बात की अभी कूलम्स लॉ के बारे में। कूलम्स लॉ की कुछ लिमिटेशंस भी है। कूलम्स लॉ का लिमिटेशंस क्या है? इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। नाउ हम आगे बात करेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, इसका क्या मतलब होगा? आप जानते हो कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो डेफिनेटली फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डायरेक्शन चाहिए होगा हमें। काफी इजी एग्जांपल है, इसे देखेंगे आप। सपोज करो कि एक चार्ज यहां पे है Q1 और दूसरा चार्ज यहां पे है Q2।
इनके बीच का डिस्टेंस r है, यहां पे R12 कैप, इसका मतलब हम मानते हैं पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। और अगर यहां पे हम लेते हैं R21 कैप, इट मीन्स पोजीशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। अब इसका सिग्निफिकेंस आपको भी आएगा समझ में, ध्यान से देखोगे। R12 मतलब फ्रॉम 1 टू 2, 1 टू 2, इसको हम लोग यहाँ पे R12 कैप से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड R21, ये R21 मान सकते हो, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम वेक्टर क्वांटिटी है बट डायरेक्शन से क्या हो जाएगा, 2 to 1, यहां लिखा हुआ है ये। यहां पे एक चीज आप और देख रहे हैं कि R12 वेक्टर जस्ट इक्वल एंड ऑपोजिट टू R21 वेक्टर। यहां पे हम लोग R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड या R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड को सिर्फ R भी एज्यूम कर सकते हैं, मान सकते हैं। अब अगर हमने ये एजम्पशंस देखा, यहां पे एक बात और देखोगे, हम लिख रहे हैं F12, इसका मतलब क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। और अगर यहीं पे बात करें हम लोग F21, ये क्या होगा, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। आगे की बात देखते हैं हम लोग। मैं इसको एक बार बिटा रहा हूं, मैं पूरी बातें लिख चुका हूं, आप लोगों को समझना फिर भी इजी रहेगा। आप यहां पे क्या देख सकते हो कि अगर हम F12 की बात करना चाहें, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, देखना ध्यान से, यहां पे फोर्स ऑन 1 पे जो फोर्स Q2 लगाएगा तो Q2 क्या करेगा, फोर्स Q1 को रिपेल कर रहा होगा, बिकॉज बोथ चार्जेस ऑफ सेम नेचर। यहां दोनों चार्ज अभी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, तो Q2 Q1 को रिपेल कर रहा होगा। इट इज डायरेक्शन ऑफ F12 along 2 1। तो हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। R यहां पे दोनों के बीच का डिस्टेंस है, बता चुका हूं पहले ही। साथ में डायरेक्शन जो दिख रहा है हमें, ये फ्रॉम Q2 टू Q1 है, सो वी कैन राइट हियर R21 कैप, R21 कैप। Similarly, if you write F21 vector, you can write K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, और यहां पे क्या देखेंगे हम लोग, R12 कैप, बिकॉज ऑन टू Q2 पे जो फोर्स Q1 लगाएगा वो ऐसे लगाएगा, इट इज F21। तो आप यहां से क्या देख रहे हो, वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करने के बाद हमें यह दिख रहा है कि F21 और F12 बोथ आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। और यहां से हमें यह भी दिखेगा कि F12 का मैग्नीट्यूड जो है वो F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो फ्रॉम वेक्टर लॉ हमने ये देखा कि Q1 Q2 में जितना फोर्स लगा रहा है, Q2 भी Q1 पे उतना ही फोर्स लगा रहा है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट ईच अदर है। इट इज वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। एंड कूलम्स लॉ से रिलेटेड एक और काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसकी बात हम यहां पे करेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। अब जब इसकी बात करोगे, इसका मतलब यहां पे क्या है, अभी जो देखा था आपने वो था कूलम्स लॉ बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बट ये स्टेटमेंट जो है इट इज कंडीशन फॉर मल्टीपल सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस, सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। यहां देखें डायग्राम से पहले मैं क्लियर करता हूं इसको आप लोग। सपोज करो एक चार्ज यहां पे ये Q1 है, दूसरा चार्ज यहां पे हम Q2 ले रहे हैं, थर्ड चार्ज Q3, यहां पे Q4 और यहां पे लेते हैं एक टेस्ट चार्ज, इट इज कॉल्ड Q0। Q0 से Q1 का डिस्टेंस R1, Q0 से Q2 का डिस्टेंस R2, Q0 से Q3 का डिस्टेंस R3 एंड ये R4। अब ये आपको दिख रहा होगा इट इज अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस। यहां पे Q1 Q0 को रिपेल कर सकता है लाइक दिस, फोर्स F01 force on Q0 due to Q1. Similarly, force on Q0 due to Q2 like this, force F02, force on Q0 due to Q3 like this, F03. Similarly, it is F04. आप यहां पे क्या देख रहे हो कि एक चार्ज Q0 पे ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, मल्टीपल पॉइंट चार्जेस, कई सारे फोर्स लग रहे हैं। अब यहां पे अगर हमें नेट फोर्स निकालनी है तो हम नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? यही है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे? तो यहां लिख सकते हैं F टोटल इन वेक्टर फॉर्म इज गिवन बाय F01 प्लस F02 प्लस F03 प्लस F04, और अगर और भी चार्जेस यहां पे होते तो हम लिख सकते थे यहां पे प्लस डॉट 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 F0n। इट मीन्स व्हाट? वेरी सिंपल, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नेट फोर्स ऑन अ सिंगल पॉइंट चार्ज ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ all individual forces. Net force on a single point charge due to multiple point charge is given by the vector sum of all individual forces. यहां पे एक बात और ध्यान देना है, आप देखोगे एक्सप्रेशन में F01 का मतलब क्या होना चाहिए? K Q0 Q1 by R1 का स्क्वायर। F02 क्या होना चाहिए? K Q0 Q2 by R2 का स्क्वायर। F03 क्या होना चाहिए? K Q0 Q3 by R3 का स्क्वायर एंड सिमिलरली एंड सो ऑन। ये सारे मल्टीपल चार्ज सिस्टम यहां पे होंगे, उसके कारण से इंडिविजुअल फोर्स यहां पे निकाला हमने। अब एक चीज बताओगे, एक और बात बता रहा हूं प्रिंसिपल सुपरपोजिशन का, इतने चार्जेस यहां पे हैं, अगर यहां से मैं Q2 को हटा लिया तो क्या F01 पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर हमने Q2 को यहां रहने देते हैं, Q3 को हटा लेते हैं, तो क्या यहां पे जो एनी पेयर ऑफ फोर्स है, किन्हीं दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है, क्या ये तीसरे चार्ज के होने या ना होने से फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या देखा यहां पे? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ड्यू टू मल्टीपल पॉइंट चार्ज सिस्टम, द नेट फोर्स ऑन सिंगल पॉइंट चार्ज इज गिवन बाय द वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस एंड force between any pair of charges is independent on the presence or absence of charge in its surrounding. तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सारी बातें आज जो हमने बताया है, ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है
इसका इंपॉर्टेंस आपको तब दिखेगा जब आप इसके न्यूमेरिकल कर रहे होगे। तो दोस्तों, अगली क्लास कूलम्स लॉ पे बेस्ड ओनली फॉर न्यूमेरिकल, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल आपके सामने मैं रखूंगा। आप लोग इसको कोशिश करोगे और फिर उसका मैं यहां पे सॉल्यूशन दूंगा। ये पहली बार होगा YouTube चैनल पे कि किसी टीचर ने सिर्फ न्यूमेरिकल के लिए अपना वीडियो बना के अपलोड किया, ओनली फॉर न्यूमेरिकल। तो कल के क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम बात करेंगे न्यूमेरिकल का। टॉपिक आपका होगा कूलम्स लॉ इन टायर। Thank you for today. Don't forget to like, share and subscribe my channel. आप भी खुश रहें और दोस्त को भी खुश रखें, उनको भी नॉलेज दें। थैंक यू वेरी मच।